हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपावली देवी राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने ध्रुवस्वामिनी नाटक लेकर उपस्थित हुई हूँ। ध्रुवस्वामिनी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त का जो चरित्र चित्रण करना है उसके बारे में तुम्हें बतलाऊंगी। ध्रुवस्वामिनी नाटक है। ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने ध्रुवस्वामिनी जो नाटक लिखा है उसमें जो प्रमुख पात्र है उसका नाम है चंद्रगुप्त। और इस क्वेश्चन में मैं चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण ही करवाऊंगी। जो चंद्रगुप्त है यह एक ऐतिहासिक पात्र है। यह ऐतिहासिक पात्र इसलिए है क्योंकि जो इसका नाम है वो गुप्त साम्राज्य से जुड़ा हुआ है और जो इसका शासन काल है वो 335 से लेकर 375 जो ईस्वी है उसमें समुद्रगुप्त ने शासन किया है। और उसके बाद 375 से लेकर 380 का जो शासनकाल है वो समुद्रगुप्त के बड़े बेटे रामगुप्त का है। उसके बाद 380 से लेकर 413 ईस्वी तक चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य पर शासन किया है। चंद्रगुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का द्वितीय का ही पुत्र था, जिन्होंने जो हर तरह से योग्य था और समुद्रगुप्त भी चाहते थे कि अपना जो उत्तराधिकारी है वो चंद्रगुप्त को बनाया जाए। वैसे देखा जाए तो बड़े बेटे को ही राजा बनाना था और बड़े बेटे का नाम क्या है? रामगुप्त। रामगुप्त को उत्तराधिकार बनाना था, लेकिन रामगुप्त में वो योग्यता नहीं थी जिसके कारण समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को जो उत्तराधिकार बनाने की घोषणा की। परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात जो महामंत्री है शिखर स्वामी ने अयोग्य बेटे रामगुप्त जो कि मगध का शासक बना दिया था। चंद्रगुप्त की जो वाग्दत्ता थी ध्रुवस्वामिनी, उसका विवाह भी धोखे से रामगुप्त के साथ करवा दिया गया। जो ये नाटक है इसमें गुप्त साम्राज्य के बारे में ही बताया है और ये जो नाटक है ये एक ऐतिहासिक नाटक है और इसको लिखने वाले कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। इस नाटक में मुख्य रूप से देखा जाए तो समुद्रगुप्त का जो बड़े बेटे का नाम है रामगुप्त है और छोटे बेटे का नाम है चंद्रगुप्त है। और समुद्रगुप्त की एक बेटी भी है जिसका नाम मंदाकिनी है, जो कि इस नाटक में गूंगी होने का अभिनय करती है। इस नाटक में मुख्य भूमिका के तौर पर शिखर स्वामी को भी जाना जाता है, क्योंकि शिखर स्वामी धोखे से क्या करता है? रामगुप्त को बहलाकर रामगुप्त को ही उत्तराधिकारी बना देता है और वो ध्रुवस्वामिनी का विवाह भी रामगुप्त से करवा देता है। चंद्रगुप्त को सब कुछ पता था, लेकिन पारिवारिक कलह से बचने के लिए वह शांत रहा। और इसमें एक दूसरे 3 अंक हैं इस नाटक में। प्रथम अंक में इस सब के बारे में बता रखा है और जो दूसरा अंक है उसका प्रारंभ है वो शक राजा से होता है। शक राजा जो कि एक पहाड़ी राजा है और शक राजा की पत्नी का नाम कोमा है। शक राजा भी क्या है, उसको पता चल जाता है कि जो रामगुप्त है वो अयोग्य व्यक्ति है और वो क्या है, युद्ध करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसलिए वो क्या करता है, अपना एक दूत जिसका नाम खिंगिल है उसको रामगुप्त के पास भेजता है। और अब रामगुप्त के पास भेजते समय अपनी 2 शर्तों को वो रखता है। जो उसकी प्रथम शर्त है वो क्या है? ध्रुवस्वामिनी को प्राप्त करना। और दूसरी शर्त क्या है? जो जितने भी धन दौलत है और जो अन्य सामंत हैं उनके राज्य में, उनके लिए जो अन्य नारियां हैं उनको प्राप्त करना। इन दोनों शर्तों के साथ वो खिंगिल को क्या है, रामगुप्त के पास भेजता है। और रामगुप्त क्या है? कायर है। वो क्या करता है, उसको युद्ध करना उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो क्या है, शक राजा की दोनों शर्तों को मान लेता है। और चंद्रगुप्त को जब इस बारे में पता चलता है तो चंद्रगुप्त क्या करता है, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। और ध्रुवस्वामिनी भी जो कि इस नाटक की पूरी नायिका है वो भी क्या है, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर ये तो मैंने आपको सारांश बताया है, लेकिन जो ये क्वेश्चन है वो क्या है, चंद्रगुप्त नाटक में जो इनका चंद्रगुप्त है नाटक के अंदर, उसका चरित्र चित्रण करना है कि उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या उनमें प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसमें अगर हम चंद्रगुप्त की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, उनका जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक है। चंद्रगुप्त का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है? आकर्षक है, क्योंकि चंद्रगुप्त धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आता है।
अतः उसका जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक से युक्त होना जरूरी भी है, क्योंकि जब भी हम नाटक या उपन्यास की बात करते हैं, जो नायक होता है उसमें ये सभी योग्यताएं होनी जरूरी हैं। उसके बाद क्या है, जो प्रसाद जी ने उसके व्यक्तित्व का में गजब का आकर्षण भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वह न केवल बाहरी तौर पर ही सुंदर है, परंतु आंतरिक तौर पर भी उनके गुणों का भंडार है। स्वयं ध्रुवस्वामिनी भी उनके आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित है, और एक स्थल पर वह खड्गधारिणी से कहती है, यहाँ पे जो खड्गधारिणी है वो कौन है, मंदाकिनी है, जो कि क्या है, चंद्रगुप्त की नाते में बहन है, लेकिन रामगुप्त के कहने पर वो इस नाटक के अंदर गूंगी होने का अभिनय करती है। तो जो मंदाकिनी है वो क्या कहती है कि मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का बाही आश्चर्य। ये जो कथन है ये मंदाकिनी ने कहे हैं, और इनको देखा जाए, पढ़ा जाए तो देखो कि मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। ये सब जो प्रशंसा की बातें हैं ये किसके लिए हैं, चंद्रगुप्त के लिए हैं, क्योंकि जो कुमार है, यहाँ पे जो कुमार है चंद्रगुप्त के लिए ही प्रयोग किया गया है। उनके व्यक्तित्व के बारे में बता रखा है कि जो कुमार है वो कितना स्निग्ध, मतलब कोमल है, सरल है, सुंदर है। उनकी मूर्ति को देखकर कोई भी उन पर क्या है, पुलकित हो सकता है। और दूसरी तरफ जो उनका भाई है उनके बारे में बता रखा है कि उसकी जो प्रवृत्तियां हैं वो राक्षस की बातें हैं, और कितने आश्चर्य की बात हैं। ये सब बातें मंदाकिनी ने कही हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त का जो व्यक्तित्व है वो क्या है, बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व है, और क्या है, वो बड़ा सुंदर है। और वो न केवल आंतरिक तौर पर ही सुंदर है, वो बाहरी तौर पर, मतलब दोनों रूपों में ही बड़ा सुंदर है। अगला पॉइंट, पारिवारिक मर्यादा का रक्षक और उदार त्यागी। जब हम यहाँ पे पारिवारिक मर्यादा की बात करते हैं तो उससे भी हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त है वो बड़ा योग्य व्यक्ति है, और जो शासन के लिए वो बिल्कुल अनुकूल भी है। जैसे पारिवारिक मर्यादा का रक्षक, उसको पता है कि जो उसका बड़ा भाई है रामगुप्त वो धोखे से शासन करता है, और वो जो चंद्रगुप्त की जो क्या है बोली गई पत्नी है ध्रुवस्वामिनी, उससे भी वो क्या है धोखे से विवाह कर लेता है। इन सब बातों के बावजूद भी वो क्या करता है, बिल्कुल चुप रहता है। वो चुप रहने के पीछे उनका एक दूसरा मकसद भी है। अगर मतलब उनको ये पता है ये सारी बातें कि उनका रामगुप्त है वो शासन करेगा और वो धोखे से करेगा, और उसमें वो योग्यताएं भी नहीं हैं, लेकिन उसको पता है कि कहीं अगर उसने आक्रमण कर दिया तो जो आसपास के जो राजा हैं उनको ये पता चल जाएगा कि इनकी आपस में क्या है, पारिवारिक कलह है, और कोई भी पड़ोसी देश उन पर आक्रमण कर सकता है। और इस उदार व्यक्तित्व के कारण वो चुप रह जाता है। इस प्रकार वो अपनी पारिवारिक मर्यादा की रक्षा करता है। वह अपनी उदारता के से अपने पिता द्वारा प्राप्त अधिकार को स्वेच्छा ही त्याग देता है, और वह बड़े भाई से कलह नहीं करना चाहता। रामगुप्त व्यर्थ ही उस पर संदेह करता रहता है और उससे डरता रहता है। विजयी होने के बाद भी वह अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए उदासीन रहता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, पारिवारिक मर्यादा का रक्षक और उदार त्यागी। मतलब जो हमने बातें पढ़ी है उनसे साफ स्पष्ट हो जाता है कि जो चंद्रगुप्त है वो उदार भी है और वो त्यागी भी है, क्योंकि वो क्या है अपने भाई मतलब जो भाई उसका अच्छा नहीं है उसके लिए वो अपने शासन का भी त्याग कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय भक्ति। इस नाटक में प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त को एक राष्ट्रीय भक्त नायक के तौर पर भी दिखाया है। राष्ट्रीय भक्त जो ये नाटक है ये क्या है, ऐतिहासिक नाटक है, और इसमें मतलब गुप्त साम्राज्य के बारे में बतला रखा है। और इसमें राष्ट्रीय भक्ति की जब बात आती है तो यही है कि सबसे पहले अपने पारिवारिक मर्यादा की रक्षा करना, और जब हम इन बातों को हम इनका निर्वहन करते हैं तो इसके साथ साथ ही हम राष्ट्रीय भक्ति की भावना को भी हम इसमें पूरी तरीके से उसको चरितार्थ कर देते हैं। जैसे कि उसको पता है कि पिता ने अपनी विजय यात्रा के दौरान शक राजा को युद्ध में बुरी तरह पराजित कर दिया था, परंतु अब उसके पिता की मृत्यु के पश्चात जब शक राजा उसे अपने बड़े भाई रामगुप्त, जो कि एक अयोग्य शासक है, के पास युद्ध अथवा संधि प्रस्ताव के रूप में ध्रुवस्वामिनी और सामंतों की स्त्रियों की मांग भेजता है, तो चंद्रगुप्त का जो राष्ट्रीय अभिमानी चरित्र है
अपनी राष्ट्रीय भक्ति और कुल मर्यादा के चलते यह घृणित जो प्रस्ताव है उसको वो सहन नहीं कर पाता है और स्वयं ही शक राजा के पास युद्ध करने के लिए जाता है और अंत में वो द्वंद्व युद्ध कर क्या है शक राजा को मार भी देता है और इस प्रकार वो अपने देश और ध्रुवस्वामिनी की रक्षा करता है। समझ में आया? तीसरा पॉइंट क्या? राष्ट्रीय भक्ति, कि किस प्रकार वो देशभक्ति की भावना निभाता है और किस प्रकार वो ध्रुवस्वामिनी की भी रक्षा करता है और अपने देश की भी रक्षा करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, निस्वार्थ प्रेमी। चंद्रगुप्त एक और राष्ट्र और साम्राज्य गौरव की रक्षा करता है और इसके लिए वो अपने प्राणों को भी क्या है उस पे दांव पे लगा देता है और दूसरी ओर ध्रुवस्वामिनी के प्रति अपने स्वाभाविक प्रेम का भी निर्वाह करता है। वह अपनी प्रेमिका के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार रहता है। शक राजा को मारकर वह ध्रुवस्वामिनी के नारित्व की रक्षा भी करता है और विजयी होने पर भी वह ध्रुवस्वामिनी को पाने के लिए बिल्कुल भी व्याकुल नहीं होता है। उसे न राज्य का लोभ है और न ही उसको नारी का लोभ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त निस्वार्थ प्रेमी भी हैं। जो अगला पॉइंट है, नारी सम्मान का रक्षक। चंद्रगुप्त का जो चरित्र है नारी के प्रति सम्मान भाव रखने वाला भी है, अतः वह नारी सम्मान की सुरक्षा के प्रति हमेशा सजग रहता है। यही कारण है कि जब ध्रुवस्वामिनी उसे पता चलता है कि रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी को भेंट स्वरूप शक राजा को देने के लिए जा रहा है तो उसका खून खोल उठता है और वह कहता है, यह नहीं हो सकता महादेवी, जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण नहीं किया, न करके मिला हुआ अधिकार भी छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय ग्रह को इस तरह मैं पद दलित नहीं होने दूंगा। अर्थात इन सब बातों के अनुसार हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त नारी सम्मान का रक्षक है। अगला पॉइंट क्या है? कूटनीतिज्ञ और चतुर। चंद्रगुप्त बहादुर भी है और राष्ट्रभक्त होने के साथ साथ कूटनीतिज्ञ और चतुर भी है। वह जानता है कि इस समय शक राजा ने गुप्त सीवर को दो तरफ से घेर रखा है और सीधे युद्ध में वो उसे जीत पाना कठिन है, अतः वह अपनी चतुरता के से काम लेता है और वह स्वयं ध्रुवस्वामिनी बनकर क्या है शक राजा के पास जाता है। अतः ऐसा और क्या है शक राजा को मारकर अपने देश और ध्रुवस्वामिनी की रक्षा करने में भी सफल हो जाता है। अगला पॉइंट है अंतर्द्वंद का शिकार। जो धीरोदात्त नायक है इसमें चंद्रगुप्त, वो क्या है अंतर्द्वंद का भी शिकार है। चंद्रगुप्त मूलतः एक मानव है और ध्रुवस्वामिनी व मगध साम्राज्य को लेकर कहीं न कहीं हमेशा ही अंतर्द्वंद का शिकार रहता है। नाटक में एक दो स्थलों पर उनका अंतर्द्वंद खुलकर प्रकट हुआ है, जैसे मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ और मेरी वाग्दत्ता का मतलब क्या होता है? बोली गई पत्नी मेरे ही अनुसार से आज से मेरी नहीं रही। नहीं, यह सील का कपट है, मोह है। मैं जो भी हूँ वही तो स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर सकता। यह कैसी विडंबना है? विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी? या इन सब बातों को पढ़ के हमें क्या लगता है कि जो चंद्रगुप्त है वो अपने मन में अंतर्द्वंद का शिकार है। उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, मतलब वो एक तरफ नहीं हो पाता। उसको पता है कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अगला पॉइंट है क्रांतिकारी व्यक्तित्व। हालांकि चंद्रगुप्त नाटक के प्रारंभ से लेकर शक राजा के मारने तक अब तक की जितने भी विनय और शील की प्रतिमूर्ति वो हमेशा बना रहा है, परंतु जब ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त से अपने मोक्ष का सवाल उठाती है तो और रामगुप्त एक एक करके ध्रुवस्वामिनी, पुरोहित और मंदाकिनी को भी कैद कर लेना चाहता है, तब वह अपने विनयपूर्ण आचरण के कारण पहले से ही लो श्रृंखला में जकड़ा हुआ चंद्रगुप्त अपने सभी बंधनों को तोड़ देता है और एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के तौर पर हमारे सामने उभर कर आता है। फिर कहता है कि मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का
पुत्र हूँ। शिखर स्वामी तुम ये अच्छी तरह से जानते हो। शिखर स्वामी कौन है? महामंत्री है। उसको बोलता है कि शिखर स्वामी तुम यह अच्छी तरह से जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ। तुम्हारी नीचता अब असहाय है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब तक मैं सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। इस प्रकार उपयुक्त चारित्रिक विशेषताओं के अनुरूप यह कहा जा सकता है कि इस नाटक में चंद्रगुप्त सर्वाधिक प्रभावशाली पुरुष पात्र है और उसमें नायक होने की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। आज हमने क्या पढ़ा है? चंद्रगुप्त नाटक में जो ध्रुवस्वामिनी नाटक है उसमें चंद्रगुप्त की क्या क्या विशेषताएं हैं। दोबारा से देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है आकर्षक व्यक्तित्व, मतलब वो देखने में बड़ा सुंदर है। जो कुमार क्या है, बिल्कुल स्निग्ध है, सरल है, देखने में क्या है, बिल्कुल सुंदर है। और इसके साथ साथ वह बाहरी तौर पर ही सुंदर नहीं है, जो उसका मन है वो भी साफ सुथरा है। तो प्रथम जो पॉइंट है आकर्षक व्यक्तित्व, मतलब देखने में वो बहुत सुंदर है। दूसरा क्या है? पारिवारिक मर्यादा का रक्षक। उसको अपने परिवार की चिंता है और वो अपने परिवार के बारे में सोचता है और वो क्या है, उदार व्यक्तित्व के तौर पर हमारे सामने आता है। और वो क्या है, अपने गुप्त साम्राज्य में राजा बनने का जो अधिकार है उसको भी छोड़ देता है और उसके साथ साथ अपनी पत्नी का भी त्याग ने अपनी पत्नी को भी छोड़ देता है, क्योंकि शिखर स्वामी के साथ मिलकर जो रामगुप्त है धोखे से ध्रुवस्वामिनी से विवाह कर लेता है। और तीसरा पॉइंट क्या है? राष्ट्रभक्ति। मतलब इसमें क्या है, अपने परिवार के प्रति भी वो सोचता है और उसके साथ साथ उसमें क्या है, देश के प्रति भी उसको उच्च मर्यादा के बारे में सोचता है। और क्या है, वो पूरे गुप्त साम्राज्य के बारे में भी सोचता है। और जैसे ही जो शक राजा जो शर्तें भेजता है उनको वो ठुकरा देता है और अंत में क्या है, शक राजा को मार देता है। और इस प्रकार वो राष्ट्रभक्ति की भावना को भी निभाता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? निस्वार्थ प्रेमी। उसको क्या है, ध्रुवस्वामिनी से किसी भी प्रकार का कोई मतलब क्या है, लोभ नहीं है और वो निस्वार्थ तरीके से उसे प्रेम करता है और अंत में उसकी रक्षा भी करता है। और वो नारी सम्मान का रक्षक। उसको पता है कि हम सभी को क्या है, नारी का सम्मान करना चाहिए। और उसके लिए क्या है, चंद्रगुप्त भी का जो चरित्र है वो नारी के प्रति सम्मान की भावना रखता है। और वह ये नहीं है कि वो ध्रुवस्वामिनी के प्रति, वह सभी नारियों के प्रति सम्मान की भावना रखता है और उनके क्या है, उनके कर्तव्यों के बारे में भी हमेशा सजग रहता है। कूटनीतिज्ञ भी है और चतुर भी है। वो क्या है, जैसे शक राजा के द्वारा जो भी संधि शर्तें भेजी जाती हैं, रामगुप्त है उनको स्वीकार कर लेता है, लेकिन क्या है, जो चंद्रगुप्त है उनको स्वीकार नहीं करता है। और इस प्रकार वो अंत में अपनी चतुराई से क्या है, गुप्त साम्राज्य की रक्षा करता है और ध्रुवस्वामिनी की भी वो रक्षा करता है। आगे क्या है, अंतर्द्वंद। वो अपने मन में क्या है, बहुत सारे विचार रखता है और वो अपने मन के जो अंतर्द्वंद, जो मन के विचारों से हमेशा क्या है, वो डरा हुआ रहता है, भयभीत रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसको अपने देश की भी परवाह है और अपने परिवार की भी उसको चिंता है। वो पहले क्या है, क्रांतिकारी व्यक्तित्व का व्यक्ति अपने आप को नहीं दिखाना चाहता और एक उदार व्यक्तित्व इसमें दिखाना चाहता है। लेकिन वो देखता है कि इसमें क्या है, बहुतों के साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ पर वो क्या देखता है कि उसके राज्य के साथ भी अन्याय हो रहा है, ध्रुवस्वामिनी के साथ भी अन्याय हो रहा है। तो अंत में क्या है, जो कोमा के साथ भी जो शक राजा अन्याय करते हैं, इन सब बातों को देखकर वो अपना जो रूप है वो क्रांतिकारी व्यक्तित्व लेकर आता है और हम सब के सामने एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के तौर पर वो जाना जाता है। और वो क्या, अपना गुस्सा दिखलाता है और अंत में वो शक राजा को मार भी देता है। जो भी जयशंकर प्रसाद ने जो चंद्रगुप्त की जो विशेषताएं दिखा रखी हैं सभी बड़ी अच्छी हैं और वो क्या है, इन सब के योग्य भी है। और जो चंद्रगुप्त का जो व्यक्तित्व है, जो राष्ट्रभक्ति की भावना है, पारिवारिक मर्यादा की रक्षा करना, इन सब बातों से हमें पता चलता है कि जो जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है एक सफल नाटक है और वो राजा बनने का उत्तराधिकारी बनने का पूरा क्या है, उसमें योग्यता है और वो अंत में राजा बनता भी है। धन्यवाद।